अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया है। आज वजीर आजम ने जो बातें की हैं, बड़ी अहम बातें की हैं कि कल का दिन बड़ा एक खुश नसीब दिन था जिस दिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला और इमरान खान झूठा साबित हुआ। एक बड़ा अहम केस था, आपको खुद पता है। और ग्रे लिस्ट यानी कि FATF बड़ा अहम था, पाकिस्तान की मैशियत के लिए, बिजनेसमैन के लिए बड़ा अहम था। और जुमेरात का दिन और जुमे को जो इमरान खान को एक आज लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, एक तारीख देनी थी, वो भी अभी नहीं दी। और आर्मी चीफ के बयानात भी आपके सामने बड़े अहम बयानात हैं रियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए, कि फौज जो है ना सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अगर किसी को भी किसी फैसले के ऊपर एतराज है, किसी को एतराज है, तो फोरम है, उस पर जाना चाहिए। इमरान खान साहब को, इमरान खान को करप्ट यानी कि नाअहल करार रुकन असेंबली नहीं रहेंगे, ये फैसला हुआ है जो। और तहाफ फरोख्त करके असल रकम उन्होंने छुपाई है, जो चार अहम चीजें हैं। और फौजदारी की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसले में लिखी भी है। बड़ा अहम फैसला है इमरान खान की सियासत के लिए, मुल्क की सियासत के लिए। एक तो इस्तेहकाम आना है, सियासी इस्तेहकाम, मनमाशी इस्तेहकाम। FATF बड़ा अहम था। मुझे ज्वाइन किया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरे साथ मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बैरिस्टर साहब, आपसे कानूनी कुछ अहम चीजें पूछ के फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। ये बड़ा अहम फैसला था, तनकीद की जा रही है, सियासी तनकीद की जा रही है। जिसके खिलाफ फैसला आता है वो तनकीद करते हैं। फौजदारी कार्रवाई है, नाअहल हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में हैं, रुकन असेंबली नहीं रहेंगे, 5 साल के लिए ताहयात क्यों नहीं हुए, ये 3-4 चीजें बड़ी अहम है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैंने बड़ी डिटेल में और माइन्यूटली जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का वो पढ़ा, और उसको पढ़ा इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द न्यूमरस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं इस फैसले को ठीक नहीं मानता। मैं समझता हूँ ये खान साहब ने जो ऑफेंस किया था, दिस वॉज ऑफेंस इन स्टुपिडिटी, नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ। कि आपने जो है वो 14-15 करोड़ के फायदे के लिए डिक्लेयर नहीं किया 137 की स्टेटमेंट में। और आप तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक आधा मेरा ख्याल है कोई कंसेशन एग्रीमेंट ही अगर किसी एक आधे फर्म को दिला देते तो कोई 1 अरब रुपया तो वैसे ही आ जाना था। तो ये एक इतनी छोटी सी चोरी, और चोरी की, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि चोरी हुई, वो चोरी खान साहब ने की और फिर उसको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जो इख्तियारात इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं सरप्राइज हूं कि कैसे कर दिए। जब आप 63(1)P पढ़ें तो ये मैं आईने पाकिस्तान भी साथ आपके प्रोग्राम में लेके आया हूं, पढ़ के भी सुना सकता हूं। वो बात करता है और डिस्क्वालिफिकेशन अंडर अ लॉ बीइंग इन फोर्स एट द टाइम। अब ये इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर जो लिखा है उसमें तो मुझे कहीं नजर नहीं आया कि डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ प्रोवाइडेड थी। जहां 137 की अगर आप बात करते हैं तो वो तो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला करना है और फिर वो करप्ट प्रैक्टिस हो गई, तो यहाँ पे तो लिमिटेशन रन आउट हो गई थी। अच्छा, फिर आप अगर 167 पे आ जाएं और 173 पे आ जाए तो उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिस जरूर है, लेकिन उस करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करे। अगर करप्ट प्रैक्टिस होती है तो ये इख्तियार है सेक्शन 190 इलेक्शन एक्ट 2017 के जो है थ्रू, कि आप सेशंस कोर्ट में जाएंगे और फिर सेशंस कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, आइदर पार्टी, बेशक वो इलेक्शन कमीशन हो, स्टेट हो, या फिर वो जो रुकन असेंबली है वो हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच के सामने, यानी हाई कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जजों के सामने उसको इम्प्यून कर सकता है। तो मुझे वो पावर इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं आई जिसके अंदर वो इसको डिस्क्वालीफाई करते। ये जो पावर है, ये पावर है बिफोर अ रेलिवेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट, और वो भी 63(1)P में नहीं, क्योंकि 63(1)P में तो पहले पार्लियामेंट ने कानून बनाना है कि ये डिस्क्वालीफाई होगा तो फिर पावर आएगी कि वो डिस्क्वालीफाई हो। यहां पर अगर कोई इख्तियार था तो वो 62(1)F के तहत था, जिसमें आपको पता है कि नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हुए थे और मिस डिक्लेरेशन पर हुए थे। उन्होंने कुछ तनख्वाहें थी जो अपने बेटे
से ली थी जो जाहिर नहीं की थी, रिसीवेबल्स में थी, वो एसेट था। ये भी इनका एसेट है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। इसके बेसिस पे मैं समझता हूं कि 62(1)(f और वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। तो या तो ये कोर्स सेट करना पड़ेगा एक दफा अब हमारी अदालतों को कि किन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होनी है और किस में नहीं होनी। मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे सकता हूं निदा खोरो के केस की, कि मौजम अली अब्बासी साहब ने बेसिकली निसार खोरो साहब को सबसे पहले जो नॉमिनेशन फॉर्म था वो रिजेक्ट करवाया था। उस जब मौजम अली अब्बासी जीता तो निदा खोरो जो है वो गई और ऑल द वे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने मौजम अली अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई होने के बाद बाई इलेक्शन हुए, 3 महीने बाद वो दोबारा मेंबर नेशनल असेंबली बन गए, 10,000 वोटों से फिर वो जीत के आ गए थे लारकाना के अंदर। तो बात बड़ी सिंपल है कि मुझे ये नहीं नजर आया कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर बनती थी तो वो करनी थी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने, और वो करनी थी या तो हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे, क्योंकि एविडेंस रिकॉर्डिंग की इसके अंदर जरूरत नहीं थी। सामने था कि भाई तहाइफ ली हैं और उनको 137 इलेक्शन एक्ट की स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन मेरी आईनी और कानूनी राय यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था, क्योंकि 63(1)(p ये कहता है कि कोई लॉ होना चाहिए जिसके तहत वो डिस्क्वालीफाई होगा। यहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस का तो जिक्र था, लेकिन वो सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं था। और पूरे फैसला मैंने 2 दफा इलेक्शन कमीशन का जो आया उसका 2 दफा मैंने फैसला पढ़ा, मुझे उसके अंदर कोई साइटेशन नजर नहीं आई टू अ लॉ जिसके तहत उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। और 63(1)(p का एम्बिट ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में जो इलेक्शन कमीशन ने लिया। और मुझे ये लगता है कि शायद खान साहब जो है वो इसके अंदर से थोड़ा सा तो उनको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, शायद ये फैसला सेट असाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो तोशा खाना है ये जान अभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि 62(1)(f अभी भी बाकी है। और नवाज शरीफ के केस में तो बहुत ही, वो जो इमरान अहमद खान नियाजी है, देखे ना जमीने चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि नून लीग के वकीलों ने इस इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस के हवाले दिए हुए हैं, क्योंकि उसका स्कोप ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नैरो कर दिया है। अगर थोड़ी सी भी ओमिशन या मिस डिक्लेरेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करेगी। ये खान साहब के लिए अभी आगे एक ओपन डेंजर है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैं इसको इन लॉ सस्टेनेबल नहीं समझता। डॉक्टर साहब, चोरी की है, गलत बयानी की है, आपको पता है कि तहफ़ फरोख्त करके असल रकम छुपाई है, इस ये तो कोई नहीं, जो सबको चोर चोर कहता था खुद चोर साबित हुआ। डॉक्टर साहब, डेफिनेटली वो चोरी 1 रुपए की हो, 10 करोड़ की हो, 20 करोड़ की हो, चोरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन का ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही फैसला दिया है। हम भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनके पास पावर है। और ये क्या बात हुई कि गलत फैसला हुआ है। उन्होंने भी 5 जने जिन्होंने बैठकर फैसला दिया है और उन्होंने भी माहिरीन से राय ली होगी। और एक्सपर्ट्स कहते हैं, कल कंवर दिलशाद की चल रही थी जियो पर, मैंने खुद सुना, और एक वो सेक्रेटरी भी रहा है, उसने बिल्कुल जस्टिफाई किया है। एक तो ये जाएगा सेशन, उसमें सेशन कोर्ट में 120 दिनों में फैसला करना है, जजमेंट में है, और ये डिस्क्वालीफाई इसी बुनियाद पर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। ये अपना फैसलवाड़ा जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला उसका नहीं हुआ है, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसको किया, जिसकी वजह से निसार खोड़ो सेनेटर हुए हैं। सही। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल है। बाकी अब ये है कि एज सिंपल एज इट इज़, आज काजी फाइज ईसा की स्पीच थी 45 मिनट की, वो मैंने सारी सुनी लाइव, मैंने शायद आपको भी फॉरवर्ड की, और उसमें उसने बिल्कुल खुलकर चीज़ें जो की है तो वो सुनने जैसी है। पाकिस्तान की तारीख में उसने खुद कहा कि अदलिया में कौन से ब्लैक शीप्स थे, जनरलों में कौन से ब्लैक शीप्स थे, ब्यूरोक्रेट्स में से कौन ब्लैक शीप थे, कौन अच्छे वाइट शीप्स थे, जनरलों से लेकर जो चीफ्स रहे हैं उनके नाम उसने लिए। जो जना के दौर में 2 ये अपना यूरोपियंस थे, उनको फेवर किया उसने, तो बड़ी अच्छी स्पीच थी। अब ये कि लाडले को बचाना है, फ़ायदा पहुंचाना है, और बेसिकली सेंट्रल पंजाब का झगड़ा है और हर इदारे में सेंट्रल पंजाब के लोग ही बैठे हुए हैं। सही। जनरल्स हो, जजेस हो और ब्यूरोक्रेट्स हो, तो उसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख हमेशा इस तरह ही रही है
भुट्टो की फांसी हो, उसमें भी छोटे के सूबे एक तरफ थे, बड़े सूबे दूसरी तरफ थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन टूटता है उसमें भी जो लोग थे वो सब बड़े सूबे के थे, ठीक है ना। बंगाल उसमें नहीं था कभी भी, ये 3 सूबे नहीं थे। तो ये झगड़ा उनका है, सिंपल बात ये है। और हम खुलकर कह रहे हैं कि बिल्कुल सज़ा उसको हुई है, होनी चाहिए। और ये सेंट्रल पंजाब का झगड़ा ये आपस में जाकर लड़े, पाकिस्तान को तबाह नहीं करे। अब ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब की नाअहली, ये हर किसी का आईनी हक है, जमहूरी हक है, जो डिस्कशन में जिस पॉइंट को उजागर करे, जिसके ऊपर उनको एतराज हो, ये जमहूरियत का हुस्न है। ब्रेक के बाद वेलकम बिगराजी में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है जिले हुमा साहिबा, पीटीआई की एमएनए, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी सेनेट रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो सलाम कर रहे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी कहिएगा जी। और हमारे पास एकेडमिक हैं, बैरिस्टर हैं, अली ताहिर साहब, न्यूट्रल हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी, सबको मेरा भी सलाम कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। मैडम, कल का फैसला आपके सामने है। खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है और कह रहे हैं कि चोरी साबित हुई है, इसी वजह से जो है ना उनको नाअहल करार। अगर उनको एतराज है तो अदालतें खुली हैं, उस तरफ जाएं, क्या कहेंगी? जी, फैसला तो जिस तरह के पैनिक में इस तरह के फैसले आते हैं, एक मेंबर के उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है पंजाब से, उनकी तबीयत नासाज है, और दूसरा जो है वो फैसला, तफसीली फैसला भी अभी तक वो जारी नहीं कर पाए, उनकी भी डिटेल्स नहीं आई। दूसरा, उन्होंने जो जिस सीट से उन्होंने रिजाइन किया है उसी सीट से उनको जो है वो नाअहल करार दिया गया। तो पहले उनका आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बाद में फिर आप उनको डिफीट कर रहे हो, नाअहल कर रहे हो, और इसी टेन्योर का जो बाकी बचा है इस मौजूदा हुकूमत का। तो कहने की बात ये कि मीर साहब कुछ अजीब व गरीब किस्म के फैसले हैं, और जिससे साफ लगता है कि ये फेवरेटिज्म है, किसी एक पार्टी को फेवर किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत के जो लोग हैं ये उनके नवाजे हुए लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, और उनको खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस किस्म के फैसले करते हैं। मैं नहीं समझती कि ये फैसला कुछ ज्यादा, इसके कोई ज्यादा उसकी एज है या वो ज्यादा देर पा है। इंशाल्लाह आज तो हमारी तरफ से पिटीशन भी दायर कर दी गई है हाई कोर्ट में, और मंडे को इसकी हियरिंग है, तो जल्दी इसका फैसला हो जाएगा और नाअहली खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस फैसले में कुछ है नहीं कानूनी तौर पे, जितने भी मुख्तलिफ जो है, जैसे कि एतजाज एहसन साहब हैं, जाने माने लॉयर हैं, और हर एक चीज के ऊपर बड़ा खुल के बात करते हैं, उनकी तरफ से भी यही था कि उसके पास इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करे। तो दूसरी बात ये कि देखें, एफबीआर में और हर एक चीज में खान साहब की तरफ से तफसीलात दी गई हैं, इलेक्शन कमीशन में नहीं दी गई, तो उसके ऊपर आपने नाअहल कर दिया। तो फैसले में एक तरफा या फेवरेटिज्म का अंसर ज्यादा है बनिस्बत इसके कि वो फैसला कोई सॉलिड किस्म का हकाइक पर मबनी होता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप टेलीफोन लाइन पे रहे, ब्रिस साहब, अब कह रही फेवरेटिज्म, किसी की जानबदारी, गवर्नमेंट को, इम्पोर्टेड हुकूमत को फायदा देने के लिए, क्योंकि यही कोर्ट्स होती हैं। जब पंजाब के अंदर हुआ, उन्होंने जो है ना वोट जो थे अपना काफिले के सरबराह के, उनके हक में फैसला दिया, और 12 संडे को भी कोर्ट्स खुलती हैं जब खान साहब को कोई रिलीफ देना होता है, कोई बेल देना होती है, कोई जमानत देनी होती है, तो संडे को भी अदालतें खुलती हैं। आज कह रही हैं कि वो फैसले की कुव्वत उनके पास नहीं थी, वो फैसला कर नहीं सकते थे, उनका अख्तियार नहीं था, और ये फेवरेटिज्म देती, फायदा दिया गया, फैसला नहीं होगा। और क्या कहेंगे? सर, मैं समझता हूँ उसमें 2-3 चीज़ें, मैं मैडम की भी बात सुन रहा था, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो जो डिटेल्ड वर्डिक्ट है वो आ गया है, अगर मैडम के पास अभी नहीं है तो हम उनको भेज देते हैं
फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पूरा एक डिटेल्ड वर्डिक्ट दे दिया है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ तक तो इन कॉन्सोनेंस सुना, मैं आपसे मेरी पहले भी बात हुई कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था। हालांकि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की थी, 137 में वो आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन मेरा एक जो उस पर ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ कानूनी है। और वो कानूनी मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन को जब तक ऑथराइज नहीं करेगा कोई कानून कि आप इनको इस पॉइंट पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं 120 दिन के बाद, हाँ 120 दिन के अंदर अंदर तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात थे, लेकिन 120 दिन गुजर जाने के बाद लिमिटेशन खत्म थी। अब अगर ये इख्तियार था तो ये कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का या फिर अदरवाइज अ कोर्ट सिटिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन का, डिपेंडिंग कि एविडेंस ने रिकॉर्ड होना था कि एविडेंस ने नवाज शरीफ जैसे केस की तरह उसने एविडेंस ने रिकॉर्ड नहीं होना था, तो ये किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने यहाँ पे फैसला करना था। यहाँ तक मैं एग्री कर जाता हूँ, ईसीपी का ये इख्तियार नहीं था। लेकिन जहाँ तक फेवरेटिज्म की बात है, बड़ी सिंपल बात है, खान साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन वो अब खान साहब, अब मैं फिर पीटीआई के बारे में अगर कोई बात करूंगा तो कहीं मैडम नाराज ना हो जाएं कि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए इस्तीफा लिखवा के सामने साइन कर दिए। और भाई किसी स्कूल की पिकनिक पे तो नहीं जा रहे थे, कोई मतलब कि आइन में कोई तरीकाकार है रिजाइन करने का। इट हैज टू बी रिटन अंडर योर ओन हैंड, signed under his own hand. He has to sign it. He has to go to the speaker and tell him, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, वो होंगे बहुत बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर होंगे, लेकिन आर्टिकल 4 कहता है एवरी इंडिविजुअल विल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो खान साहब स्पीकर के पास जाके कहें कि मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरा कबूल करो। और अगर वो नहीं करते तो खान साहब हर चीज़ पे तो रिट फाइल करते हैं, नैब पे रिट फाइल कर दी, 144 पे रिट फाइल कर दी। आज वो आजम सवाती को साथ बिठा के वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, और ये कौन सा कानून है जिसके तहत आजम सवाती को उठाया है। खान साहब की याददाश्त इतनी कमजोर है कि वो भूल गए ये कानून इंट्रोड्यूस ही उन्होंने करवाया था कि अगर कोई फौज या फौज के सरबराह के बारे में कंटेम्पशियस जुबान इस्तेमाल करता है तो आप उसको जाके अरेस्ट कर सकते हैं, इज एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द लॉ। आज खान साहब पूछ रहे थे किस कानून में इजाजत है ये करने की, तो वो पीटीआई ने, तो पीटीआई की थोड़ी सी याददाश्त इन चीज़ों के अंदर ज़रा कमज़ोर रहती है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि लीगली शायद इलेक्शन कमीशन ने अपना जो दायरा है उससे वो बाहर निकल के खेल गए हैं, क्रीज से बाहर निकल के खेल गए हैं। लेकिन क्योंकि ये पावर्स जो हैं ये सेक्शन 190 के तहत थी सेशंस जज की, और सेशंस जज के बाद इसकी जो अपील थी, बेशक वो स्टेट करे या इंडिविजुअल करे बिफोर द हाई कोर्ट, वो जुडिशियल पावर जो है कोजाई जुडिशियल फोरम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये मेरी रीडिंग ऑफ द लॉ है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि हालांकि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था, लेकिन मॉरली ये वाली अब कहानी हमें ना बताएं कि एफबीआर के अंदर रिकॉर्ड था। मॉरली ये चीज़ पकड़ी गई है कि खान साहब ने, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, इसकी हिस्ट्री भी देख लीजिए ना कि इसकी जो फैसले के अंदर नहीं है। इसकी हिस्ट्री ये है कि खान साहब ने कुछ रेगुलेशंस लेके आए, लेकिन उन रेगुलेशंस से कॉन्ट्ररी अपने खुद ही वो तोहफे रिसीव कर लिए, उसके बाद वो तोहफे रिसीव करके बेच दिए। बेचने के बाद एक वकील साहब आए, उन्होंने रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्मेशन डाली, हुकूमत ने नहीं दिया, वो इन्फॉर्मेशन कमीशन में गया, इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कहा ये रिलीज कर दो, हुकूमत ने उस इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात नहीं मानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा रिलीज कर दो, खान साहब की हुकूमत ने फिर भी रिलीज जो है वो रिलीज नहीं किया, क्योंकि बिल्ली ने थैले से बाहर आ जाना था। इम्प्रोप्राइटी तो हो गई थी, अब ये इम्प्रोप्राइटी के ऊपर 62(1)(f) बनता है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीएलडी का रिपोर्टेड केस है, उसके मुताबिक उसका बड़ा नैरो स्कोप है, इवन रिसीवेबल्स आर एसेट्स, और यहां पे तो आप रिसीव कर चुके थे, आपके एसेट थे, मिस डिक्लेरेशन पे, एंड ऑफ स्टोरी। सर आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म है, एमएनए साहिबा कह रही हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत को फायदा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की तारीख इसी तरह भरी पड़ी है। बेनज़ीर शहीद जब आई थी तो उस वक्त वो डिस्क्वालीफाई थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर आधा केस ये पार्लियामेंट में तरमीम होगी, मगर वो शहीद हो गई। इसी तरह आप देखेंगे तो नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हुए, यूसुफ रज़ा भी डिस्क्वालीफाई हुए। क्यों हुए, किस वजह से ये लोग सब हुए? अभी इनके फैसल वादा भी डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन ही ने किया था। तो अभी इमरान खान साहब की लातादाद ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसमें वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन, मैं भी पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, हर साल हमें फॉर्म भरना पड़ता है, हमारी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हमने एसेट्स बढ़ाए नहीं बढ़ाए। ये तो जो आज मैंने पढ़ा है उसमें तो ये है कि भाई 19 और 20 के बाद एक तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई तोशा खाना में क्या मिला, बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की और अपने साथ घर लेकर गए।
न सिर्फ ये बल्कि दूसरे इनके जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये जो असद उमर और फवाद चौधरी और एक दो और, उन्होंने भी इसी तरह का, उन पर भी केस हो सकता है। तो भाई अगर आप पैसे वाले लोग हैं, 13 करोड़ क्या है इनके लिए? 13-14 करोड़ इज नथिंग। 20% देना होता है ना, या 30% देना होता है, तो देकर क्लियर कर लेते। बताते हैं भाई, कफलिंग्स भी लेकर गए, तस्वीरें भी लेकर गए, ग्लास भी लेकर गए, परफ्यूम भी लेकर गए, भाई पैसे दे देते आप। तो ये तो मिस्टेक है ना। फिर चोरी तो चोरी होती है, वो 1 रुपए की चोरी हो, 1 करोड़ की चोरी हो, तो वो खुद फंसे पड़े हैं। इससे इन्होंने गलत किया है कि भाई इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। सही। तो सजा तो मिलेगी। इसी बुनियाद पर ये हर वक्त कहते हैं फलाने चोर हैं, फलाने डाकू हैं, फलाने ये हैं, फलाने वो, अब खुद फंसे पड़े हैं। ठीक है। एमएनए साहिबा, 2 अहम चीजें आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि -1 फार्मूला काबिले कबूल नहीं है। एक चीज खान साहब रेड लाइन है। तीसरी चीज अहम, आज तक खान साहब ने ऐलान नहीं कर रहे कि कब होगी लॉन्ग मार्च और कब आएंगे इस्लामाबाद की तरफ। क्या कहेंगे एमएनए साहब? देखिए, लॉन्ग मार्च में जो हमारे साथ पहले जिस तरह का इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने सलूक किया था लोगों के लिए, लोगों के साथ, खान साहब वो चीजें भी जहन में रख के बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ये लोग जो हैं जिस तरह से ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर किस्म के हथकंडों के ऊपर उतर सकते हैं। मॉडल टाउन का किस्सा जो है, यही जो आज हमारे मौजूदा वजीर दाखिला हैं उनके दौर में हुआ, उन्हीं के हाथों हुआ। तो ये लोग तो अपने आप को रिलीफ करने के लिए, अपने काम पूरे करने के लिए, अपने अज़ाइम को पूरे करने के लिए, पाकिस्तानी अपने लोगों से और अपनी कौम से तो उनको कोई हमदर्दी है नहीं। वो किसी भी तौर से उनको जो है वो पूरी तरह से उनके साथ हर किस्म की मुश्किलात में उन्हें डाल सकते हैं। खान साहब देखते हैं कि खून खराबा ना हो और मुसलसल वो मोहलत दे रहे हैं, हालात को देख रहे हैं। वैसे कुछ मैं एक चीज यहाँ रोक दूं कि अगर जी कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्राइडे को शुरू, यानी कि जुम्मे के दिन ये आगाज होगा। मतलब एक लाहे अमल क्या है, किस दिन आप ये शुरू करेंगे? देखिए, खान साहब ने जो वाज़ेह ऐलान किया है ना, वो 30 अक्टूबर तक उन्होंने कहा था कि मैं ऐलान कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा विद इन अक्टूबर या आखिर में मैं लॉन्ग मार्च कहूंगा। उन्होंने कहा कि 30 तक मैं ऐलान कर दूंगा। अब जब उन्होंने एक बात कर दी है तो हमें भी उन्हीं की तरफ देखना है और जितनी भी वो नई जो स्ट्रैटेजी उनकी बनेगी तो सबके सामने आ जाएगी। ऐलान का उन्होंने 30 अक्टूबर तक टाइम दे दिया है। और दूसरा जो है, लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तमाम जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टी के जितने वर्कर्स हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। पहले जलसे के थ्रू किया इलेक्शन के लिए, वो भी एक कैंपेन ही थी लॉन्ग मार्च की साथ साथ। आपने देखा उसमें अल्लाह ने सुरखरू किया, कामयाबी मिली बहुत जबरदस्त। और इसी वजह से जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ज्यादा घबरा गई है, परेशान हो गई है और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। खान साहब ने अपनी मकबूलियत साबित कर दी, अवाम उनके साथ है और वो जब भी मुनासिब मौका देखेंगे और उन्हें लगेगा, क्योंकि देखें लॉन्ग मार्च जो है वो हमारा आखिरी ऑप्शन है, तो उससे पहले जितने ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने मुल्क के लोगों की सलामती पहले अजीज है। और जो हकीकी आज़ादी का उनका जो नारा है या वो जिस तरीके से उसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया है कि हमें बैरूनी तसल्लुत के अंदर रहकर हमने फैसले नहीं करने, हमने अपनी एक आज़ाद कौमियत है हमारी और एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमने अपने फैसले, अपने मुल्की फैसले जो कि हमारे मुल्की मफाद में होंगे, हम वो फैसले करेंगे। हम पर कोई गैर मुल्की ताकत कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं कर सकती। यही है हकीकी आज़ादी और इसी हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि लोग तो चाहते हैं खून खराबा हो और इनको भी जो है शहीद होने का मौका मिल जाए, जो हुकूमत बैठी हुई है जो जबरदस्ती वाली। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो
एंटी स्टेट कहलाते इमरान हैं। साहब, इमरान साहब, यहाँ एक हो सवाल सकता है कि इस चीज को अपने आई मीन इस फसाद के अंदर और भी ज्यादा वो पेट्रोल छिड़कें इसके लिए। कोशिश तो यही है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं तरीके के साथ, लेकिन देखते हैं 30th तक हम भी देखते हैं कि खान साहब किस दिन का वो करते हैं, क्योंकि तैयारी तो पूरी है, तैयारी तो पूरी हो चुकी है। इमरान साहब, आपको खुद पता है कि खान साहब ने खुद कहा कि मैं जितना टाइम वजीर आजम था मेरे पास अख्तियार ही नहीं था, मेरे पास जो जिम्मेदारी थी अख्तियार किसी और के पास था। यानी कि 4 साल आपने गवर्नमेंट की, आपके पास अख्तियार नहीं था, आपने बताया भी नहीं। जब हम पूछते थे वो कहते थे इदारे सेम पेज पे, खान साहब कहते थे सारे फैसले मैं करता हूं। कह रहे थे कि शुरू में मैंने समझाया एस्टेब्लिशमेंट को कि मेरा साथ दें, मेरे साथ भी थी, आखिरी 4 महीने नहीं थी और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। ये खान साहब के स्टेटमेंट है, किसी पीपल्स पार्टी के, किसी MNA MPA के नहीं है। उनकी लीडरशिप, नून लीग की लीडरशिप किसी एनालिस्ट के नहीं है। खान साहब तो 4 साल तक बेख्तियार बैठे थे, उनके पास तो सिर्फ वजारत की कुर्सी थी, उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते थे, आखिरी गेंद तक लड़ना चाहते थे, एक गेंद से 3 विकेटें गिराना चाह रहे थे। लेकिन खान साहब दूसरी तरफ कह रहे थे अख्तियार किसी और को पास था, फैसले वो कर रहे थे, हुक्मरानी वो कर रहे थे। खान साहब क्यों बैठे थे? देखिए, खान साहब के पास जो है ना, वो कहते हैं ना कि आपको दरिया की गहराई का अंदाजा जब होता है जब आप दरिया में उतरते हो। दूर से कुछ चीजें किसी और तरह नजर आती हैं, लेकिन जब आप मैदान में आते हो तो फिर आपको लड़ाई की या जंग की नौइयत की असल में समझ आ जाती है। जब खान साहब हुकूमत में आए हैं और उनको जो जिस तरह की हमारी मईशत बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, कर्जों में हम जकड़े हुए थे, FATF की ग्रे लिस्ट में थे, बल्कि ब्लैक की तरफ हम जा रहे थे, जिस किस्म की दहशतगर्दी और ये सारा वॉर ऑन टेरर गुजारने के बाद जिस किस्म की मईशत ठीक किया जाए, हमारी मैडम आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, आपको दोबारा लेते हैं। यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बरअसल साहब मैं आपको सवाल देता हुआ जा रहा हूँ, इमरान खान साहब अगर माइनस होते हैं, नाअहल होते हैं, पार्टी किसके हाथ में होगी, पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान रेड लाइन क्यों है, और जो है -1 किसी तौर कबूल नहीं होगा। बीबी साहिबा भी बाहर गई थी, नवाज शरीफ भी अभी बाहर हैं, फिर भी पार्टी है, इंटेक्ट है, गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी है, बीबी साहिबा शहीद भी, लेकिन इमरान खान एक क्यों? ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो हालात हैं आपके सामने है कि माइनस इमरान खान और PTI के अंदर कौन सी शख्सियत है और उसका सर्वाइवल किस तरह होगा, और रेड लाइन और काबिल कबूल नहीं है, माइनस, ये वाली चीज़ें नवाज शरीफ के दौर में भी हमने देखी, PMLN भी इसी तरह, और PMLN आज भी वो जमात है अगर नवाज शरीफ साहब नहीं है। सर्वाइवल किस तरह पार्टी का होगा? अच्छा सर, ये आपका सवाल आपने ब्रेक से पहले छोड़ा, तो मैं देखें बड़ी सिंपल और कैटेगोरिकल बात इसके अंदर है। अल्ताफ हुसैन MQM से माइनस हुआ, ख़त्म हो गया। जिस वक्त नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो उसके बाद फिर उसको एज अ पार्टी हेड भी डिस्क्वालीफाई किया गया, और उस फैसले के अंदर लिखा गया कि असल वोट किसी कैंडिडेट का नहीं है। पाकिस्तान में वोट मिलता है सरबराह को, लोग रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हु द पार्टी हेड इज। और आप आज ये देख लीजिए कि नवाज शरीफ के लिए कोई गली नहीं छोड़ी, हर जगह नाका लगाया गया, यहाँ तक कि वो बड़ी मुश्किल से वो लंदन पहुंचे, लंदन आज बैठे हुए हैं। लेकिन आज अगर उनकी पार्टी हुकूमत में है तो आप मुझे बताएं कोई रीजनेबल माइंडेड आदमी ये बात कहेगा कि आगे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होनी है उसके अंदर नवाज शरीफ का रोल नहीं होगा? तो ये पाकिस्तान है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देयर इज नो -1, देर इज नो माइनस इमरान, माइनस नवाज, एंड देर इज नो माइनस जरदारी। वो तो पार्टियां फिर बिखर जाएंगी, वो खत्म हो जाएगा। अब PTI का वोट ना शाह महमूद कुरैशी का है, PTI का वोट ना फवाद चौधरी का है, PTI का वोट ना आजम सवाती का है, ना असद उमर का है। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ खान के साथ हैं, इस वजह से आज पॉपुलर है। कल को अगर ये खान को गाली दे के निकलेंगे तो आप देख लें कि बाकी भी PTI में बड़े अहम किस्म के लोग थे। अकबर एस बाबर ने, हालांकि बात तो वो सच्ची कर रहा है,
फॉरेन फंडिंग में वो फैसला भी अपने हक में लेके आया है, लेकिन अकबर एज बाबर की पॉलिटिकल स्टैंडिंग आज क्या है? तो आप इस बात को समझें कि इमरान खान ने, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मुझे पता है डॉक्टर साहब डिसएग्री करेंगे, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से खान ने आपकी जो मिडिल क्लास है ना, उसकी इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है, आपका जो यूथ है उसकी इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है। वो बात सही हो या गलत हो, इस चीज में नहीं तोलते, वो बात इस चीज में तोलते हैं कि प्रो इमरान है या एंटी इमरान है। और हमने देखा कि वो इंस्टीट्यूशंस जो पीआर के तौर पर सबसे मकबूल तरीन थे पाकिस्तान में, उनकी भी मकबूलियत को किसी हद तक धचका पहुंचा है। और वो इस वजह से पहुंचा है कि खान साहब ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मेरे खिलाफ हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर खान, अभी तो खैर डी सीट हुआ है, अगर खान डिस्क्वालीफाई भी हो गया तो भी अल्टीमेटली जो इशारों किनारों पे जो पार्टी चलेगी वो इमरान खान ही चलाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये देखिए जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं तो आपने बाकी रीजन को भी तो देखना है ना, क्योंकि जियो पॉलिटिकल हालात एक तरह की हैं, इकोनॉमी के हालात एक तरह के हैं, अवाम की सोच एक तरह की है। तो इंदिरा गांधी भी एक दफ़ा डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, आपको पता है, लेकिन उसके बाद फिर उसने इमरजेंसी इम्पोज की और उसने सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलाई। तो पार्टी लीडर का, और ख़ास तौर पर एक इतना जो पॉपुलर जो लीडर हो खान, उसको उसका रोल ख़त्म कर देना, उसका रोल लिमिट हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। इंस्टीट्यूशंस बड़े पावरफुल हो सकते हैं, ये ज़रूर हो सकता है कि कल को उसको हुकूमत ना मिले, उसका रोल लिमिटेड हो जाए, लेकिन उसका रोल वॉइड नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल कोई वाकई खान साहब खुद ही कहें कि मैं सियासत छोड़ के मैं जा रहा हूं, या खुदा ना खास्ता उनको कोई ऐसा हो जाए कि वो कल को पॉलिटिक्स में पार्ट ना ले सकें। अदरवाइज जो स्पेस वो क्रिएट कर चुके हैं वो उस स्पेस को कंज्यूम भी वही करेंगे। डॉक्टर साहब, आप और हमने मुख्तलिफ डिस्कस की है कि इमरान खान साहब एक जलसा कर सकते हैं, तहरीक नहीं चला सकते, जेल भरो तहरीक की बात की थी, जेल में लोग नहीं जाएंगे, एक नजरियाती पार्टी नहीं है, एक रवायती पार्टी है इमरान खान। अगर इमरान खान तहरीक भी नहीं चला सकेंगे, लोग जमा कर सकते हैं, क्राउड हैं, आप भी मेरे साथ इस तरह एग्री किया है काफ़ी चीज़ों पे, तो कल्ट फॉलोइंग है, उसके पॉकेट्स हैं कुछ, डॉक्टर साहब, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, क्या कहेंगे डॉक्टर? मेरा शुरू से इकोनॉमिकल बुनियाद पर मेरा एनालिसिस है कि सेंट्रल पंजाब में उसकी है, सेंट्रल पंजाब में वो तबका जो अपर मिडिल क्लास का है, जिसके पास पैसा बहुत आया है, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो कि डिफेंस में रहते हैं या छावनी में रहते हैं, उनकी वो है उसकी। साउथ पंजाब में भी वो फॉलिंग नहीं है, सिंध में है ही नहीं, और बलूचिस्तान में नहीं है, केपी में 40-60 है नेशनलिस्ट, और वो फजल रहमान वाला एक तरफ है, एनपी, हाँ इस तरह है। और वक्त के साथ जो है, जो बैनुल-अक़वामी हालात इस खिते में डेवलप हो रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान की वजह और दीगर हालात की वजह से केपी में उसके नज़र नहीं आ रहे हमें, इसी तरह दूसरे जगहों पर भी है। तो मसला ये है, फाइनेंशियल इशू है। अब सेंट्रल पंजाब का एक जो तबका है वो चाह रहा है कि 18 अमेंडमेंट ख़त्म हो, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, तो जिस तरह पाकिस्तान में 72 साल से इसी तबके ने रूल किया है और सारे फाइनेंशियल और दूसरे पावर्स मिले हैं। पंजाब में जो दूसरा तबका है जिसको नेशनल बुर्जुआई बोलते हैं, जो मिडिल क्लास ताजर है, जो कि सिविलियन सुपरमेसी चाह रहा है, वो उस तरफ वो जो है वो उसको उनसे उनकी जंग चल रही है। ठीक है, पंजाब में जो तीसरा तबका है, गरीब तबका है, किसान, मजदूर और दीगर चीज़ें, उसकी अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं शुरू से और अभी भी है। तो बेसिकली ये एक इकोनॉमिकल जंग है सेंट्रल पंजाब की, और उसमें इमरान खान ने, देखे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका मसोलिनी, आपका हिटलर, आपका स्पेन का फ्रांको, नौजवान उसके साथ थे, कंधों पर बिठा कर लेकर आए, आखिर में तबाही सारी हो गई, जर्मनी की, स्पेन की, इटली की। आप माजी करीब में देखें, सारी स्ट्रगल ईरान में, वहाँ की लेफ्ट और प्रोग्रेसिव पार्टीज या नेशनलिस्टों ने किया, मौलवियों ने कब्जा कर दिया। अब ईरान कहाँ पहुँचा है, वहाँ अभी औरतों की तहरीक चल रही है। तो ये चीज़ें, ये सब ऑप्टिक्स होती है कि भाई, हाँ भाई, नेचुरली टीवी पर, मीडिया पर, हर जगह सेंट्रल पंजाब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट 75 साल से कब्जा है, इदारों पर उनका कब्जा है, उनका ये नुमाइंदा है। बेसिक इकोनॉमिकल जंग है सारी
कि हर वसाइल इनके पास जाए, हमें जो मिले हैं, जो कि हमारे आईनी हक हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, वो भी उनके पास थे। अब वो 18 अमेंडमेंट या दूसरी चीज़ें मिली, वो चीन, और ही इज़ रिप्रेजेंटिंग, इमरान खान उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज, वोट बैंक का जब तक ताल्लुक है तो वोट बैंक इमरान खान का बिल्कुल है, सेंट्रल पंजाब में, और कहीं नहीं है। और अगर कराची में अगर आप देखेंगे तो अल्ताफ़ हुसैन का है, इसी तरह नवाज शरीफ का है। तो ये तो पाकिस्तान में है जब तक, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ग्रो नहीं किया जा रहा है और उसमें तोड़ फोड़ होती रही है। तो इमरान खान का मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं है फ्यूचर में। ये चीज़ें वक्त के साथ आप देखेंगे, क्योंकि उसका एक इंटरेस्ट है एक सूबे तक, और वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, जो कि 75 साल से हमें जिन लोगों ने पीटा, जिसकी वजह से बंगाल हमसे अलग हुआ, दिस पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्कूल ऑफ थॉट। तो वो उनके लिए मसला है, उनको भी कवर करने के लिए वहाँ नेशनल बोर्ड जो है तैयार हो गया है, जो लड़ रहा है सेंट्रल पंजाब में। वहाँ गरीब तबका है, उनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो है उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी कोई अफादियत नहीं है, वक्त के साथ फ्लो अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन यानी कि जब पीडीएम की सियासी जमातें चाह रही थी कि इलेक्शन हो, इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, आगे 5 साल भी मैं हूंगा। आज वही बात कर रही जो पीडीएम कह रही थी कि इलेक्शन हो, आपका पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन उस टाइम होगा जो टाइम है, होना तो यही चाहिए कि टाइम पे इलेक्शन हो, कुछ भी नहीं हो। इस दफा ये 7 हल्कों पे इलेक्शन लड़ा, आपको खुद पता है, और आपको पता है कि उनको वोट पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और पंजाब के अंदर काफी डेंट पड़ा है नून लीग, इससे भी इनकार नहीं है। जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स अलग होते हैं, आपको पता है, बाय इलेक्शन के अलग होते हैं। इमरान खान साहब सारे हल्कों पे तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसकी पार्टी के अंदर वो लीडरशिप है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये कि वो सब निकाल ले, इसी तरह जिस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। अच्छा, मैं समझता हूँ ये अगर ऑपोजिशन की तरफ से बात आए कि जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स अलग होते हैं, क्योंकि जाहिर है बाई इलेक्शन में आप पावर में होते हैं, तो वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन ये अगर जो है वो यानी हुकूमत के जो लोग हैं, जब इमरान खान इलेक्शन में था ना, उस बाई इलेक्शन हुए थे केपी के, वो वहां भी आ रहा था, याद होगा। एग्जैक्टली। तो देखें, अब सर दूसरी बात ये है कि बाकी हमारा जो मुल्क है उसके अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, और वो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी ये है कि बिल्कुल इसी तरह खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते थे इलेक्शंस वक्त पे होंगे, टेन्योर खत्म होने दो, ये नीचे से चीख रहे होते थे इलेक्शन कराओ और जनरल इलेक्शंस कराओ। भागते क्यों हो? जमहूरी लोग इलेक्शन से भागते नहीं हैं। वक्त बदला, पीडीएम हुकूमत में आई, खान साहब नीचे आ गए ओपोजिशन में, अब ये उनको कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, जमहूरी लोग भागते नहीं हैं, और वो कहते हैं नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है वो पूरा होगा। यही चीज़ हमने जिस वक्त 90 की दहाइयों की सियासत चली, तो आप देख लें कि यही चलता था कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती थी, नून लीग कहती थी इलेक्शन कराओ, वो कहते थे नहीं, टेन्योर पूरा होगा। और जिस वक्त पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती थी, वो कहते थे इलेक्शन कराओ, नून लीग कहती थी नहीं, हम अपना टेन्योर जो है वो पूरा करेंगे। और यही चीज़ आप बाकी जगहों पर, हर जगह पर ये तो हिपोक्रेसी है ना, कन्वीनियंस है कि जिस वक्त नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो इमरान खान ने कहा कि मुल्क के इदारे जिसको चोर कहें, हम उसको कैसे सियासी हिस्सा बनाने दे सकते हैं। आज वो कहते हैं कि जी इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। और आज हुकूमत जो है वो जो कहती थी वोट को इज्जत दो, इंस्टीट्यूशंस को पिंच नहीं करना चाहिए, तो आज तो खान आपके सामने वोट लेके आया है, लेकिन आप उसको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये वक्ती नैरेटिव्स होते हैं, आप कहाँ किस जगह पे बैठे हुए हैं, और इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। दुनिया का हर पॉलिटिशियन। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के हालात जो है आपके सामने है, तहरीक चलाना एक बड़ी दिल गुर्दा होना चाहिए आज के दौर में। और नजरियाती पार्टी तहरीक इंसाफ अपने आप को कितना नजरिया है, और सिर्फ कुछ हलकों के अंदर उनका जो है ना एक पॉपुलैरिटी ज़रूर है। जेल भरो तहरीक, ये काफ़ी चीज़ें हैं। इदारे अगर किसी को चोर कहें तो जिस तरह आज इमरान खान को चोर कह रहे हैं, और चोरी पकड़ी गई है। आगे चलते हैं, ये सियासी मैदान में भी एक जंग जारी है, और अदालती मैदान में भी जमहूरियत चलती रहे, सिस्टम चलता रहे, उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, उन लोगों को आगे लाया जाए जो प्रो डेमोक्रेसी हो, जो